So let's start with the atomic structure. And in atomic structure, since we have very less time, so let's talk about atoms. According to O-level chemistry, atoms are electrically neutral. Electrically neutral, which means they don't have any charge. And why they don't have any charge? Because they have same number of protons and electrons, so ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपने चार्जेस को कैंसिल आउट कर देते हैं. So you can cancel out their charges. Okay. एटम को हम एलिमेंट भी कहते हैं. Because all elements are consist of only one type of atom. So all atom is also called element. All elements consist of one type of atoms. ठीक है. दुनिया का कोई सा भी एलिमेंट हो, दुनिया का कोई सा भी एटम हो, उस एटम के अंदर दो डिफरेंट कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करेंगे हमेशा. So all atom exist in two different components. The first one is called nucleus. The second one is called shells. By the way, shells को हम orbit भी कहते हैं, right? How about the nucleus? आप सब जानते हैं कि nucleus contain proton and neutron. Proton and neutron. And according to O-level chemistry, जो प्रोटॉन है आपका वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, राइट. एंड अकॉर्डिंग टू ओ लेवल केमिस्ट्री जो न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूट्रल है, व्हिच मींस दे डोंट हैव एनी चार्ज. Whereas shell always contain electrons. ठीक है. And according to O-level chemistry, electron is a negatively charged particle. Alright. याद रखिएगा कि अगर मैं न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दूं तो मुझे न्यूक्लियॉन नंबर हासिल होगा. ऑलराइट. और उस न्यूक्लियॉन नंबर को हम मास नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक मास भी कहते हैं. तो हम यहां लिख सकते हैं कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन is called
mass number और न्यूक्लियन नंबर और एटॉमिक मास। और पूरी दुनिया में एटॉमिक मास, न्यूक्लियर नंबर या मास नंबर को हम हमेशा कैपिटल ए के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये याद रखिएगा, सही है। बाय द वे, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने ऑर्बिट में या शेल्स में अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूस रिवॉल्व कर रहे होते, जस्ट लाइक अर्थ revolving around the sun and its orbit, right? On the basis of that, my second point is path of the electron is called shell। और हम ये भी बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in its orbit। Next is symbols। दुनिया के तमाम एलिमेंट्स को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। All elements are represented by symbols। और ये सिंबल्स पीरियोडिक टेबल के अंदर गिवन है। All these symbols are given in the periodic table। Okay, let me take the example here। आपको बात समझाने के लिए मैं यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एंड लेट सपोज मैंने एग्जाम्पल लिए Mg। इस Mg को कहा जाता है मैग्नीशियम, ठीक है। इस मैग्नीशियम में एक वैल्यू इस जगह पे लिखी हुई होती है, सही है। इनफैक्ट यहां पर बहुत हमेशा वैल्यूज लिखी हुई मिलेंगी आपको पीरियोडिक टेबल में, और एक वैल्यू नीचे लिखी हुई मिलती है हियर। तो पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स में एक वैल्यू यहां होगी और एक वैल्यू यहां होगी। दोनों वैल्यूज डिफरेंट बिहेवियर को शो करेंगी, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसको हम नाम दे रहे हैं न्यूक्लियन नंबर का, ऑल्सो कॉल्ड मैस नंबर। और हमने आपको बताया हुआ है कि भाई न्यूक्लियन नंबर या मैस नंबर कैलकुलेट कैसे होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके। और हमने आपको ये भी बताया हुआ है कि हम इसको पूरी दुनिया में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए के सिंबल से। सिमिलरली एक वैल्यू नीचे भी लिखी हुई मिलेगी आपको एलिमेंट्स की। इस वैल्यू को हम दो तरह से बुला सकते हैं, इसके दो नाम हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर इज व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ऑलराइट, इस प्रोटॉन नंबर को हम एक और नाम भी देते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। आई मीन टू से एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड
इलेक्ट्रॉन्स। फॉर इंस्टेंस हमने एग्जाम्पल ली हुई है मैग्नीशियम की, ठीक है ना। तो इसी एग्जाम्पल को इलूसिडेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमें प्रोटॉन पता चल रहे हैं, हमें न्यूट्रॉन पता चल रहे हैं, हमें इलेक्ट्रॉन पता चल रहे हैं, ऐसे प्रोटॉन पता चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पता चल रहे हैं, ऐसे ही है ना। लेट्स टॉक अबाउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिटरमिन करने के लिए मैं मास नंबर को हमेशा एटॉमिक नंबर से सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, और इसकी बेस पे यू कैन सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस। वन मोर थिंग, जिस तरह से न्यूक्लियॉन नंबर को हमने इस कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया था, ये जो प्रोटॉन नंबर है या ये जो एटॉमिक नंबर है, इनको भी हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट सिंबल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। कोई इशू तो नहीं है, आगे चलते हैं। When we talk about magnesium, let's talk about the proton, electron, and neutron of this specific element. Since the atomic number is 12, which means it has equal number of protons and electrons, which means magnesium के पास atomic number 12 है, so it has 12 protons, right? It has 12 electrons. Now we need to find out the number of neutrons, right? And for that I need न्यूक्लियन नंबर विच इज 24। सो अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूं और ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में प्लग इन करूं, तो आई विल गेट द न्यूट्रॉन्स, एंड न्यूट्रॉन्स इज गोइंग टू बी हाउ मच? 12 न्यूट्रॉन्स। 24 minus 12 becomes 12 neutrons. All right, मेरी so in the last class we have discussed atomic structure, और हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको ये बताया था कि किसी भी एटम के अंदर दो बहुत ही बेसिक कंपोनेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस और द सेकंड वन इज शेल और ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जो कभी भी चेंज नहीं होगा किसी भी एटम में, लेकिन शेल्स जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ चेंजेस हो सकते हैं। देखो, दैट वाज द ओ लेवल स्टफ, राइट। अब आप आ गए हो ए लेवल में, तो ए लेवल में न्यूक्लियस में तो कोई चेंजेस नहीं है, इट विल रिमेन सेम फॉर ऑल द एटम्स। चेंजेस आएंगी शेल्स के अंदर, चेंजेस आएंगी ऑर्बिट्स के अंदर। हम शेल या ऑर्बिट से रिलेटेड डिस्कशन इनिशिएट करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओ लेवल केमिस्ट्री वी हैव 4 डिफरेंट शेल्स। इनफैक्ट इस दुनिया के अंदर टोटल 7 शेल्स हैं, हम 4 पढ़ेंगे, ठीक है। सो टोटल number of shells is 7, but we'll discuss only 4 because of syllabus restriction, right? अगर मुझे किसी भी शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने होंगे, तो मैं 2n स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करूंगा। टोटल number of electrons in a shell can be determined by using टू एन स्क्वायर फॉर्मूला। बाय द वे, ये जो n होता है ये नंबर ऑफ शेल को so, हमारे पास जो फर्स्ट शेल है उसको हम के शेल कहते हैं। अगर मुझे इस के शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने होंगे, तो आई विल यूज 2n स्क्वायर का फॉर्मूला। 2 हम एज इट इज रखेंगे। ये जो आपके पास n है इसको हमने नंबर ऑफ शेल कहा हुआ है, एंड द नंबर ऑफ शेल इन दिस केस इज 1, राइट। सो n की जगह पे मैं 1 रखूंगा।
वन का स्क्वायर इज बेसिकली वन एंड वन टाइम्स टू बिकम्स टू। इसका मतलब के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 नहीं आ सकते। द सेकंड शेल इज एल शेल। अगर मुझे एल शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने होंगे तो मैं अगेन 2n स्क्वायर का फॉर्मूला यूज 32 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? एंड दैट इज द ओ लेवल स्टफ। अब हम आ गए एएस में, है ना? तो एएस में सिनेरियो रिलेटिवली डिफरेंट हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। अब अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं ओ लेवल केमिस्ट्री में कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा शेल्स में होते हैं, जिनको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं। टेक्निकली इलेक्ट्रॉन कभी भी शेल में नहीं होता यार। Recording in progress. ओके जी, तो हमने कहा था आपसे कि ओ लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा शेल्स में होते हैं, बट ए लेवल्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स कभी भी शेल्स में होते ही नहीं है। इनफैक्ट शेल्स के अंदर एक रीजन होता है, उस रीजन को कहा जाता है सबशेल, और इस सबशेल के अंदर एक और एरिया होता है, उस एरिया को कहा जाता है ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन टेक्निकली हमेशा हर केस में ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है। हमेशा हर केस में कहां एग्जिस्ट करेगा? ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैं एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से, डेफिनेशन कुछ इस तरह से देता हूं। द मैक्सिमम possibility of finding an electron is called orbital। ये पेपर 2 में डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है? यानी दुनिया का कोई भी एटम मुझे दे दिया जाए और मुझसे ये कहा जाए भाई इलेक्ट्रॉन निकालो, तो इलेक्ट्रॉन मुझे हमेशा कहां से मिलेगा? ऑर्बिटल से मिलेगा। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शेल कौन कौन से होते हैं। तो ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि शेल्स जो है वो 4 होते हैं, KLMN। अब किस शेल में कौन सा सबशेल होगा, किस सबशेल के अंदर कौन सा ऑर्बिटल होगा, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, मुझे ये डिस्कशन करनी है अब आपके साथ। दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ एंड टेक्निकल एज वेल, राइट? सो बी केयरफुल। लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो नोट कीजिएगा, फर्स्ट इज K shell, and according to O level chemistry इस K shell में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2। मैंने आपसे कहा कि भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन्स K में होंगे ही नहीं, वो तो सब शेल के अंदर होंगे, वो तो ऑर्बिटल्स में होंगे, ऐसे ही है ना? तो मुझे ये डिसाइड करना है कि इस K के अंदर कौन सा सब शेल होगा, कौन सा ऑर्बिटल होगा। देखो K का नंबर क्या है? 1। इस 1 का मतलब ये है कि इस K शेल के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। contain only one subshell, and that one subshell is represented by S, small s। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहां होंगे? S सबशेल के अंदर होंगे, K में नहीं होंगे। क्लियर होगी बात? Similarly we have L shell which is a second shell। क्योंकि L सेकंड शेल है, which means इस L शेल के अंदर 2 सबशेल होंगे। contain 2 subshell। The first subshell is called S and the second subshell is called P। हमने अभी डिसाइड किया कि S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। तो भाई इस वाले S में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। नोट कीजिएगा, हमने ओ लेवल केमिस्ट्री में आपको बताया था कि एल शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8। ऐसे ही है ना? तो इस 8 में से 2 कहां आ गए? S में। तो P में कितने आएंगे 8 कंप्लीट करने के लिए? 6। ठीक।
आपका जो थर्ड शेल है वो एन शेल है, oh my goodness, M shell, and according to O-level chemistry it has 18 electrons. By the way, this M shell contains 3 subshell. जो पहला सबशेल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S से, जो सेकंड सबशेल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और जो थर्ड सबशेल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं D से। S में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, P में कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम 6, तो 18 कंप्लीट करने के लिए मुझे D में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे 10, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स 18। एग्रीड ऑन दैट? सही है। So 10 plus 6, 16, 16 plus 2, 18 इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे पास 18 ही थे ओ लेवल्स में भी, लेकिन वो एएस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ये समझ में आ रही है ना बात आपको। हमारा जो फोर्थ शेल है वो एन शेल है, एंड ऑब्वियसली उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? ये हमारा फोर्थ शेल है, एन शेल है। इस एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। याद रखिएगा ये फोर्थ शेल है, इसका मतलब इसमें 4 सब शेल्स होंगे। contain 4 subshells. The first subshell is represented by S, the second subshell is represented by P, the third subshell is represented by D, and the fourth subshell is represented by F. S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, P contains 6 electrons, D contain 10 electrons, and F contain 14 electrons. And that's how total 32 बनेगा। ठीक, तो कौन से शेल में कौन सा सबशेल होगा, कितने सबशेल होंगे, और उन सबशेल में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यहां तक डिस्कशन हो गई है। लेकिन याद करें अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहां बताया है कि सबशेल के अंदर क्या होता है ऑर्बिटल। तो अब मुझे और आपको मिलकर ये डिसाइड करना है कि कौन से सबशेल के अंदर कौन सा ऑर्बिटल अवेलेबल है, और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने एग्जिस्ट करते हैं, राइट? अलर्ट रहना। इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं, फिर उस इंफॉर्मेशन को हम अप्लाई करेंगे। ऑर्बिटल में हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। सो ऑर्बिटल कैन ओनली अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर एक ऑर्बिटल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। आई रिपीट, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। अब जरा नोट कीजिएगा, अब जरा नोट कीजिएगा, अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इस पी सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल्स होने चाहिए 3, बिकॉज 1 ऑर्बिटल कंटेन 2, तो 6 ऑर्बिटल का मतलब कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितने ऑर्बिटल होंगे 3। बाय द वे इन 3 ऑर्बिटल्स को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। The first orbital is represented by px, the second orbital is represented by py, and the third orbital is represented by pz. सही है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे px, py एंड pz। इस px में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, इस py में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, इस pz में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स वुड बी 6। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये x, y और z क्या है, ये x, y और z एक्सिस हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब मुझे एक बात बताइए,
अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए p सबशेल 3 ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिवाइड हुआ, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए d सबशेल कितने ऑर्बिटल्स में डिवाइड होगा? 5। 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए f सबशेल कितने ऑर्बिटल्स में डिवाइड होगा? 7। पता चल रही है ना चीजें? तो जिस तरह से मैंने आपको p सबशेल के ऑर्बिटल्स हाईलाइट किए, सिंबल्स दिए, इसी तरह से d सबशेल के भी सिंबल्स हैं। क्योंकि वो सिंबल्स आपकी कोर्स बुक के अंदर गिवन है, इसलिए मैं बताऊंगा। सो डू नॉट गो फॉर द सिलेबस, गो फॉर द कोर्स बुक एज वेल। सिलेबस में अगर उसने लिखा है कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन कोर्स बुक के अंदर उसने मेंशन किया है, इसका मतलब मैंडेटरी है कि आप उसको पढ़ो। तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? जैसे मैंने px, py, pz, p ऑर्बिटल्स को हाईलाइट किया, d को भी देखते हैं। d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट? और मैं सबके सिंबल्स आपको बताऊंगा। जो सबसे पहला d ऑर्बिटल होता है d सबशेल में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम dxy से, देन dxz से, देन dyz से, देन dz स्क्वायर डैश y स्क्वायर, एंड देन dz स्क्वायर से। सो ये x और y और z क्या है? एक्सेस है, x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस, ठीक है? आपसे एग्जाम में डिटेल नहीं मांगेगा इसकी, बट ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? एज पर कोर्स। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10। 10 हो जाएंगे ना टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 10। ओके, एफ सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 7। तो हम यहां ये भी पॉइंट लिख देते हैं कि एफ सबशेल contain 7 ऑर्बिटल्स, ठीक है? दोबारा से सुने, एफ में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7। डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। हाउ अबाउट एस सबशेल? S contain 2 electrons, which means S subshell itself will serve as an orbital, because एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो S सबशेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। इसका मतलब S सबशेल इज बेसिकली क्या है? ऑर्बिटल है। ये भी पॉइंट लिखो। S subshell will serve as an orbital। तो मैं कभी लेक्चर में बोल दूंगा S ऑर्बिटल, कभी मैं कह दूंगा S सबशेल, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट? ये याद रखना। आप एक चीज और भी सोच रहे होंगे कि यार मैंने p के ऑर्बिटल्स को सिंबल्स दिए, d के ऑर्बिटल को सिंबल दिया, f ऑर्बिटल को सिंबल क्यों नहीं दे रहा हूं? क्योंकि f ऑर्बिटल कभी भी ए लेवल केमिस्ट्री में यूज नहीं होता। यूज 3 ही होंगे, s, p एंड d। उसके f यूज ही नहीं होता, हम यूज ही नहीं करेंगे उसको, ना A1 में यूज होगा, ना ही A2 में यूज होगा। एग्रीड ऑन दैट? एक और भी चीज सोच रहे होंगे आप कि भाई जो सबशेल्स हैं उनको मैंने S, P, D, F से ही क्यों रिप्रेजेंट किया, कोई और लेटर क्यों नहीं लिए मैंने, है ना? इसके पीछे भी पूरी एक रॉकेट साइंस है, लॉजिक है, और वो लॉजिक आफ्टर 4 क्लासेस, आफ्टर 4 लेक्चर्स क्लिक होगी आपको, अभी नहीं बता सकते, आफ्टर 4 लेक्चर्स क्लिक होगी। लॉजिक है कि भाई एस पी डी एफ ई क्यों? एस पी डी एफ के नाम है, मैं वो भी, इसको कहते हैं शार्प, इसलिए एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो नाम है इनके बकायदा। अगेन मैं 4 क्लासेस के बाद बताऊंगा। इस स्टेज पे सिर्फ बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं मैं आपकी कि भाई शेल क्या होते हैं, कितने होते हैं, शेल में सबशेल कितने होते हैं, सबशेल में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल कौन सा होता है, ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं।
होते हैं। बस यहां तक डिस्कशन है मेरी। कोई इशू यहां तक नहीं ना? आगे चलते हैं। एक और चीज देखो, ये जो आपका एस सब शेल है यानी एस ऑर्बिटल, ये इस के अंदर है और के क्या है? 1। तो इसका मतलब मैं इसके साथ 1 लगा सकता हूं, चूंकि ये एस ऑर्बिटल के में था और के फर्स्ट शेल है, इसलिए मैं इस एस के साथ 1 लगा सकता हूं। सिमिलरली ये दोनों के दोनों सब शेल एल में है और एल सेकंड है, इसका मतलब मैं इन दोनों के साथ क्या लगा सकता हूं? 2। तो फौरन बच्चा कहता है अगर आप 2 इनके साथ लगा सकते हैं तो क्या सर हम 2px 2py 2pz भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, पेपर 2 में लिखा हुआ मिलेगा आपको। क्योंकि ये तीनों के तीनों सब शेल एम में है और एम थर्ड शेल है, इसका मतलब ये हुआ मैं इन तीनों के साथ क्या लिख सकता हूं? 3s 3p एंड 3d। जिस तरह से ये 2px 2py 2pz था, तो अगर ये 3d है तो इसका मतलब यहां पर सब जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 3dxy 3dxz 3dyz 3dx square dash y square and then 3dz square। Agreed on that? सर जी 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 पूछिए। सर मुझे ये पूछना है कि ये जैसे 2p के अंदर 2px 2py 2pz था, तो ये 3p है, तो इसमें भी 3py 3pz होगा? बिल्कुल होगा। सर इसमें 4px 4py 4pz होगा? बिल्कुल होगा। कोई इशू तो नहीं है? अगेन यहां सबके साथ क्या आएगा? 4, क्योंकि ये चारों के चारों सब शेल n में है एंड n वाज द फोर्थ शेल। ठीक है, अब पढ़ते हुए आज के बाद केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं और दुनिया के किसी भी कंट्री में बैठ के पढ़ें, ये 1s है, जहां 1s होगा शेल कौन सा होगा? के। शेल कौन सा होगा? के। अगर 2s तो शेल कौन सा होगा? एल। और अगर 2s और 2p दोनों मिल गए तब भी शेल कौन सा होगा? एल। अगर 3s है तो एम शेल, 3s और 3p है तो एम शेल, 3s 3p 3d है तब भी एम शेल। क्लियर? अगर कहीं लिखा हुआ मिल रहा है 4s तो एन शेल, 4s और 4p लिखा हुआ मिल रहा है एन शेल, 4s 4p 4d लिखा हुआ मिल रहा है तब भी एन शेल। बात जाएगी नहीं, भी जिंदगी में यूज नहीं होगा, ना A1 में, ना A2 में, ना ग्रेजुएशन लेवल में। दैट्स हाउ द सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम, राइट? और इसकी डायग्राम्स भी हैं, वक्त के साथ साथ डायग्राम्स भी हैं। अब सुने, प्रॉब्लम हमें यह है कि हम जब ओ लेवल्स में थे ना, तो हम इलेक्ट्रॉन सबसे पहले के शेल में फिल करते थे, फिर एल शेल में फिल करते थे, फिर एम शेल में फिल करते थे। तो हम ओ लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एल शेल में क्यों नहीं फिल करते थे? भाई उसमें फिल करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रॉन ही तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं करते थे, है ना? तो ये डिस्कशन करनी है कि इलेक्ट्रॉन के में पहले क्यों आता है, एल में बाद में क्यों आता है, एम में बाद में क्यों आता है, और सबसे एंड में किस में आता है? एन में। क्यों? ये डिस्कशन करनी है मैंने, नंबर 1। नंबर 2, आप नोट करें, हमारे पास 4 डिफरेंट सब शेल्स हैं, राइट? एस है, पी है, डी है, एफ है। इन चारों में इलेक्ट्रॉन पहले किस में आएगा मुझे कैसे पता चलेगा? ये भी डिस्कस करना है मैंने आपको। इन दो क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए मैं आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, और उस टॉपिक को हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स की कोई डेफिनेशन नहीं होती। These are different tools जिनको यूज करके हम शेल की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। सब शेल की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं।
पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लेते हैं, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट करते हैं। यानी क्वांटम नंबर से मुझे ये 4 डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, राइट। लेकिन आज की डेट में मैं आपके साथ एनर्जी ऑफ शेल डिस्कस करूंगा, आज की डेट में मैं एनर्जी ऑफ सब शेल डिस्कस करूंगा। ये दोनों स्किप नहीं करूंगा, ये दोनों भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आज क्योंकि लेक्चर स्टार्ट हुआ है इसलिए इन दो को कनेक्ट करेंगे, ताकि जो हमने क्वेश्चन रेज किया ना, हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, राइट। हम सब देख रहे हैं कि यार हमें 4 डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है ना, इसका मतलब 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वांटम नंबर्स होते हैं। दैट्स आवर सेकंड पॉइंट। क्वांटम नंबर्स आर ऑफ 4 types. The first one is called principal quantum number. The second one is azimuthal quantum number. Azimuthal, AZUMTHAL, azimuthal quantum number. The third one is magnetic quantum number. And the fourth one is spin quantum number, right? हम कोशिश करेंगे कि आज इन दोनों को कवर कर लें, ठीक है। और जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो कोशिश करेंगे कि उसमें ये दोनों कवर हो जाए। हमें ये दो कवर करने बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों। पढ़ेंगे हम चारों, आज हम ये दो कवर करने की कोशिश करेंगे, सही है। इशू तो नहीं है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम हमेशा स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। तो फॉरेन बच्चे यहां क्वेश्चन करते हैं, सर होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, जी जी क्या हुआ सर, ये एन से रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को? जी हाँ बिल्कुल सर, जरा पीछे कीजिएगा लेक्चर, ये लें बेटा, नहीं सर और पीछे जाएं, ये लें, नहीं सर और पीछे जाएं, ये लें, नहीं सर और पीछे जाएं, ये लें। कहने का सर ये फॉर्मूले में भी आपने एन लिखा हुआ था, हाँ बिल्कुल एन लिखा हुआ था सर इस, और अभी आप कह रहे हैं कि एन जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो एन है ये प्रिंसिपल, बिल्कुल कह सकता हूं ये कि ये एन क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओ लेवल केमिस्ट्री में क्या कहते थे इसको हम, नंबर ऑफ शेल। अब नोट करें ये सारी की सारी क्या थी, एन की वैल्यूज थी ना, तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 ही होंगी, 1 2 एंड 3 एंड 4। समझ आ रही है बात। तो जो आपका नंबर ऑफ शेल था ओ लेवल में, अब वो ए लेवल केमिस्ट्री में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा शेल की एनर्जी की इंफॉर्मेशन देता है, gives the information about the energy of shell। और जाहिर सी बात है एनर्जी की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, तो वैल्यूज ऑफ
energies are 1, 2, 3 and 4. सही है। जितनी ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज होगी, शेल की एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। तो हायर द वैल्यू ऑफ एन, हायर द वैल्यू ऑफ एनर्जी, राइट। हायर द वैल्यू ऑफ एन, greater will be the energy of shell। तो अब जरा देखिएगा, n की वैल्यू 1 होती है तो शेल कौन सा होता है, k। अगर n की वैल्यू 2 होती है तो शेल कौन सा होता है, l। अगर n की वैल्यू 3 होती है तो शेल कौन सा होता है, m। अगर n की वैल्यू 4 होती है तो शेल कौन सा होता है, n। जाहिर सी बात है इसकी एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि इसकी वैल्यू भी सबसे कम है। n की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उसकी वैल्यू भी सबसे ज्यादा है। एग्रीड टिल दिस पॉइंट। तो k की एनर्जी लोएस्ट और n की एनर्जी हाईएस्ट। और याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोएस्ट एनर्जी शेल के अंदर फेल होता है। किसमें फेल होता है, लोएस्ट एनर्जी शेल में। विच इज व्हाई इलेक्ट्रॉन ओ लेवल केमिस्ट्री में सबसे पहले किसमें फेल होता था, के में, उसके बाद एल, फिर उसके बाद एम एंड देन एंड में एन। समझ आ रही है बात। सो इलेक्ट्रॉन फेल फर्स्ट इन द लोएस्ट एनर्जी शेल। तो देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो रेस किया था वो हमने सॉर्ट आउट कर दिया, राइट। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें फेल होगा, के में, उसके बाद किसमें फेल होगा, एल, उसके बाद किसमें फेल होगा, एम, और सबसे एंड में किसमें फेल होगा, एन में। क्लियर है। हमारा सेकंड क्वेश्चन ये था कि भाई हमारे पास 4 डिफरेंट सब शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन पहले किसमें फेल होगा कैसे पता चलेगा, राइट। उसके लिए हम सेकंड क्वांटम नंबर पढ़ेंगे जिसका नाम है अज़्यूमथल क्वांटम नंबर। So let's talk about azimuthal quantum number now. अच्छा, azimuthal quantum number पे जाने से पहले एक एनालिसिस देख लें, आप ही को फायदा होगा, ठीक है। You will get the benefit of that this analysis and it's my favorite actually। देखो मैं यहां लिख देता हूं शेल, हम यहां लिख देते हैं वैल्यू ऑफ n, हम यहां लिख देते हैं 2n स्क्वायर और हम यहां लिख देते हैं n स्क्वायर। एनालिसिस देखिएगा, हाँ मतलब मैंने जो कुछ कहा है प्रूफ करूंगा मैं। के शेल है, इसकी वैल्यू 1। अगर मैं इसमें 1 प्लेस करूंगा तो यहां पर क्या आएंगे, 2। बोले यस और नो। और इस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। बोले यस और नो। अगर मेरे पास एल शेल है तो मेरे पास एन की वैल्यू क्या है, 2। तो यहां क्या आएगा, 8। और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। बोले यस और नो। देन वी हैव एम शेल, थर्ड शेल होता है ये। अगर मैं 3 रखूंगा तो कितने आएंगे, 18। और यहां क्या हो जाएगा, 9। यस और नो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एन शेल, एन इज द फोर्थ शेल, 32 होंगे। और यहां क्या हो जाएंगे, यहां क्या हो जाएंगे, 16। एग्रीड। तो ये क्या चीज है भाई, 2n स्क्वायर, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी तो फाइंड आउट किए थे आप सब लोगों ने मेरे साथ मिलके, है ना। और ये n स्क्वायर क्या है, ये है नंबर ऑफ
orbitals in a shell. ये देखो 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 इधर देखो इधर देखो इधर देखो, मेरी बात सुनी जाएगी। एंड शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 16। काउंट कर रहा हूं आपके सामने, देखिएगा जरा। एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी कितने ऑर्बिटल्स हैं? 16। इस एफ में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7। इस डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। और एस खुद एक ऑर्बिटल होता है। बताइए टोटल कितने हो जाएंगे ये? 16। तो मैं भी तो ये कह रहा हूं 16 होते हैं। समझ आ रही है बात? आप दोबारा से देखिएगा, इस एम शेल के अंदर ऑर्बिटल्स काउंट करने हैं। एस में एक होगा, पी में कितने होते हैं? 3। और डी में कितने होते हैं? 5। ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 5। तो 5 + 3 कितना होगा? 8। 8 + 1 कितना होगा? 9। तो मैं भी तो ये कह रहा हूं बेटा आपसे कि इसमें 9 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना? एक और चीज देखिएगा, एक और चीज देखो, इस एल शेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल्स काउंट करने में, ये देखो, एक एक्स हो गया, पी वाई हो गया, पी जेड हो गया, 3 तो ये हो गए, और ये भी तो होगा एक। तो इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? 4। यही तो लिखा है, ये आ गया। यानी जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट लेके समझाया वो फॉर्मूले से भी अप्लाई हो। और मैंने कहा, क्या कहा था आपको कि एस सबशेल विल सर्व एज एन ऑर्बिटल, है ना? इसके मतलब के में कितने ऑर्बिटल हैं? 1। ये देखें, ये रहा 1। एग्रीड? कोई शुद्ध नहीं है? मुझे एज्यूमथल क्वांटम नंबर स्टार्ट करना है, सही है? चलें एज्यूमथल क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। एज्यूमथल क्वांटम नंबर, एज्यूमथल क्वांटम नंबर को हम हमेशा स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। एज्यूमथल क्वांटम नंबर सब शेल की एनर्जी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, गिव्स द इन्फो। Info means information, gives the info about the energy of subshell। भाई एनर्जी की कुछ ना कुछ तो वैल्यूज होंगी, तो एनर्जी वैल्यूज आर, ये वैल्यूज आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, एग्जामिनर नहीं बताएंगे आपको। नंबर 1। नंबर 2, ये वैल्यूज कैसे डिटरमाइन की गई, एग्जामिनर आपसे कभी भी नहीं पूछेंगे, ठीक है? वैल्यूज है हमारे पास 0, 1, 2 एंड 3, ठीक? और ये वैल्यूज ऐसी एनर्जी की जिनकी कोई यूनिट नहीं है, इसलिए मैं यूनिट मेंशन भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है? एज्यूमथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर कम तो सबशेल की एनर्जी कम, एज्यूमथल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा, सबशेल की एनर्जी भी ज्यादा। सो हायर द वैल्यू ऑफ L, greater will be the energy of subshell and vice versa, ठीक है? ये याद रखना है, ये एग्जामिनर नहीं बताएंगे। अगर L की वैल्यू 0 होती है तो सबशेल इज ऑलवेज S, ये याद रखना है। L की वैल्यू 0 तो सबशेल हमेशा क्या होगा? S। अगर L की वैल्यू 1 है तो सबशेल इज ऑलवेज P। अगर L की वैल्यू 2 है तो सबशेल इज ऑलवेज D।
और अगर एल की वैल्यू 3 है तो सबशेल इज ऑलवेज एफ। सही है। सबसे ज्यादा एनर्जी एफ सबशेल की है और सबसे कम एनर्जी जो है वो एस सबशेल की है। तो एस की एनर्जी जो है वो लोएस्ट और एफ की एनर्जी जो है वो हाईएस्ट। लोएस्ट एनर्जी सबशेल, हाईएस्ट एनर्जी सबशेल। सही है। इलेक्ट्रॉन हमेशा उस सबशेल में पहले फिल होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो सबसे कम एनर्जी एस की है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें फिल होगा? एस। उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। तो हम यहां लिख देते हैं। That let's move on to the next Recording page. in progress. देखो ये हमारे पास है एल, वेट वेट वेट, ये हमारे पास सबशेल, फिर हमारे पास एल की वैल्यू, फिर है हमारे पास एक फॉर्मूला 2l+1, और फिर हमारे पास है फॉर्मूला 2l+1। सारे बच्चे माशाल्लाह से समझदार हैं। अल्लाह, बड़ा झूठ बोलना पड़ रहा है आजकल। ठीक है। तो यहां पर सबशेल कौन सा है हमारे पास? एस। फिर कौन सा है हमारे पास? पी। फिर कौन सा है हमारे पास? डी। फिर कौन सा है हमारे पास? एफ। जब सबशेल एस होता है तो एल की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको? 0। जब पी होगा तो एल की वैल्यू क्या होगी? 1। जब डी होगा तो एल की वैल्यू क्या होगी? 2। और जब एफ होगा तो एल की वैल्यू क्या होगी? 3। एग्री? अब आपने क्या करना है, इस जगह पर इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को प्लग इन करना है। तो प्लग इन करें और जरा बताएं क्या आ रहा है आंसर। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0+1, तो बताइए क्या होगा? 2। ठीक। अब अगर आप इस वैल्यू, इस नंबर को इस जगह पे प्लग इन करें, बताइए आंसर क्या आएगा? 2 टाइम्स 1 1, 2+1 3, 3 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा? 6। बोले यस सर नो? अगर मैं इस नंबर को उठाकर इस फॉर्मूले में यहां प्लग इन करूं तो नंबर क्या आएगा? 2 टाइम्स 2 4, 4+1 क्या हो जाएगा? 5, 5 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और अगर मैं यहां पर 3 प्लग इन कर दूं, ये वाला, तो 3 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा? 6, 6+1 7, 7 टाइम्स 2 14। बोले यस सर नो? अब इधर देखिएगा जरा, अगर मैं यहां 0 रख रहा हूं तो आंसर क्या आएगा? 1। अगर मैं यहां 1 रख रहा हूं तो आंसर क्या आएगा? 3। अगर मैं यहां 2 रख रहा हूं तो आंसर क्या आएगा? 5। और अगर मैं वहां 3 रख रहा हूं तो आंसर क्या आएगा? 7। आप नोट कर रहे हैं? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। पी में 6, डी में 10, एफ में 14। यही तो बताया था स्टार्टिंग में, है ना? ये देखो ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, है ना? अच्छा आगे चलते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को। गुड, आप जज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
आप अप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1, बिकॉज एस सब शेल इटसेल्फ इज एन ऑर्बिटल। याद आया? पी में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3। डी में कितने होंगे? 5। एफ में कितने होंगे? 7। यही बताया बेटा मैंने आपको। और पी और डी जो है वो मैंने बकायदा उनके सिंबल्स भी बता दिए आपको। एफ के सिंबल इसलिए नहीं बताया क्योंकि यूज नहीं करेंगे उसको। एग्री? बट यहां इस स्टेज पे एक क्वेश्चन बच्चे ने मुझसे पूछा, कहना सर मेरा एक सब क्वेश्चन है। हाँ चलो पीछे चले, चले भाई पूछें। कहने सर आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में फिल होता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। कहने लगे आप कह रहे हैं एस में सबसे पहले होगा, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। मैंने कहा यस ऑफ कोर्स। कहने लगा आप थोड़ा सा पीछे जाएं जहां आपने एनालिसिस की थी। मैंने कहा यहां तक चलते हैं। कहने लगा सर प्रॉब्लम ये है कि एस एक नहीं है, एस बहुत सारे हैं। 1s भी है, 2s भी है, 3s भी है, 4s भी है। सिमिलरली पी एक नहीं है, पी भी बहुत सारे हैं। 2p, 3p, 4p एंड सो ऑन। कहने लगा डी भी एक नहीं है, डी भी दो तरह के हैं, 3d एंड 4d। तो सर जब इतने सारे एस ऑर्बिटल हो, इतने सारे पी हो, इतने सारे डी हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किस ऑर्बिटल में फिल करूंगा? एंड दैट इज द क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस करना है आपके साथ इन द नेक्स्ट क्लास।